इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ में दो कंडीशनें आती हैं, एक क्रोन्स डिसीज़ होती है और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो दोनों के हम जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं पहले। जैसे ये इडियोपैथिक कंडीशन होती है क्रोन्स डिसीज़ भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी। जो क्रोन्स डिसीज़ होती है ये क्रोनिक कंडीशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है, जो कि क्या जो अपने हो तो वो कहीं भी सकती है, मतलब कि वो कॉमनली जो होती है सेगमेंट और टर्मिनल इलियम और कोलोन को इन्वॉल्व करती है, पर वो जो वो एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकती है। इसमें जो होता है ट्रांसम्यूरल मतलब आल लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, चारों लेयर का इन्वॉल्वमेंट मिल सकता है। और मोर फोकस इस पे देना है कि ये नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सी डिसीज़ होती है? जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये भी इडियोपैथिक कंडीशन होती है, जो एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन इसमें हो सकती हैं। और ये जो होती है इसमें सुपरफिशियल अल्सर मिलते हैं जो कि सब म्यूकोसा और म्यूकोसा को इन्वॉल्व करते हैं मेनली, जबकि ये जो था अपना वो ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व होता है कोन्स डिसीज़ में। उसके अलावा अपन देखेंगे तो जैसे कोन्स डिसीज़ होती है तो अपन ने बताया था ये सेगमेंट टर्मिनल इलियम से और कोलोन में होती है, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है। जबकि हमारे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो रेक्टम से स्टार्ट होगी और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। जैसे वो डिसेंडिंग कोलान में आएगी, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर वो असेंडिंग कोलान में आती है। तो इस तरह से ये अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी। और जो होगी वो एंटायर लेंथ ऑफ लार्ज वोवेल, जबकि वो पूरे जीआईटी को कहीं भी इन्वॉल्व कर सकती थी, जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो मेनली लार्ज वोवेल को इन्वॉल्व करती है। अब हम दोनों जो डिसीजेस हैं कोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो जो इटियोपैथोजेनेसिस है उसमें 4 फैक्टर हमें देखना है, जो एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, दूसरे होते हैं इम्यून डिसरेगुलेटिंग फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर, और आगे जाएगा डिरेंज माइक्रोबियल फ्लोरा। जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात करें तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव होते हैं उसमें 3 to 20 टाइम हायर रिस्क रहता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 3 to 20 टाइम हायर रिस्क। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यदि कोन्स डिसीज है तो जो दोनों को मतलब कि दूसरे वाले को 60% है कोन्स डिसीज होने का और अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का 6% चांस है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। तो ओवरऑल अपन देखेंगे तो 50% चांस होता है, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 3 to 20% हायर रिस्क होता है। अब जैसे डिसीज प्री डिस्पोजिंग को कुछ लोकाई होते हैं, जैसे 16Q, इसमें जो कार्ड लोकस होता हैगा वो प्रीडिस्पोज करता है 50%, इससे रिस्क बढ़ जाता है कौन सी डिसीज डेवलपमेंट होने का। और कुछ HLA जो होते हैं वो प्रीडिस्पोज होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें DRB1 HLA वो प्रीडिस्पोज करता है, यदि ये एलील होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्रीडिस्पोज करता है। जबकि जो DR7 और DQ4 जो होता है वो क्रोन्स डिसीज को प्रीडिस्पोज करेगा। तो जेनेटिक में हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव देखा जिसमें 3 to 20 टाइम रिस्क, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 60% कोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस में 6%, ओवरऑल 50%। प्री डिस्पोजिंग कुछ लोकाई होते हैं जैसे 16Q कार्ड जीन जिसमें 50% रिस्क होता है कोन्स डिसीज का। और कुछ HLA प्री डिस्पोज हैं, जैसे अगर DRB1 की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, और DR7 और DQ4 ये कोन्स डिसीज को प्री डिस्पोज करते हैं। तो ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होगा। अब हमें ये देखना है इम्यून डिसरेगुलेशन, फोकस करना कि ये जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होती है उसमें जो गट के बैक्टीरिया होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वो गट के जो बैक्टीरिया उनको जो फॉरेन नहीं मानता है तो उनके विरुद्ध हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उन्हें अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वो उसके पास एंटीजन को जब प्रेजेंट किया जाता है तो जो CD4 होती है वो सप्रेसेंट जो होते हैं इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन निकालती है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं बीटा, इनका सिक्रीशन होता है। TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10 का सिक्रीशन होता है जो कि इसे इनहिबिट करता है फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को। अब क्या होता है कि जैसे जो CD4 होती है, यदि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिरेंज हो जाता है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसमें जो CD4 होती है वो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन सिक्रीट करने लग जाती है। जैसे वो इंटरल्यूकिन 10 वो यदि दो कन्वर्जन हो सकते हैं उसके TH1 और TH2, हेल्पर सेल 1 हेल्पर सेल 2 में वो चेंज हो जाती और साइटोकाइन सिक्रीट करने लग जाती है। जैसे कोन्स डिसीज में वो कौन से साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं तो इंटरफेरॉन गामा, टिश्यू ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर
और इंटरल्यूकिन 12 सिक्रीट करती है। और दूसरी यदि अपन बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो वो टी हेल्पर 2 में चेंज होती है, जो कि इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 का सिक्रेशन होता है। तो ये जो साइटोकाइन होते हैं वो प्रीडिस्पोज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को, और ये जो साइटोकाइन होंगे वो प्रीडिस्पोज करेंगे कॉन्स डिसीज को। तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा गट के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव हो गया है, जबकि नॉर्मली इनसे जो होता है वो सप्रेस रहता था। टी हेल्पर सेल सप्रेस करती थी, सप्रेस होता था तो फर्दर एक्टिवेशन नहीं होता था। तो ये हमारा इम्यून डिसरेगुलेशन हो गया। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर रहते हैं, जैसे एनसेड की वजह से और साइकोजेनिक फैक्टर हो सकते हैं, और स्मोकिंग और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो स्मोकिंग है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो क्रोन्स डिसीज जो होता है ज़्यादा प्रीडिस्पोज उसका क्रोन्स डिसीज से है। अब जैसे अपने माइक्रोबियल फ्लोरा है तो वो डिरेंज हो गए हैं, जो हमारे नॉर्मल कमेंसल थे वो डिरेंज हो गए हैं, तो भी वो प्रीडिस्पोज करेंगे इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज को। तो ये हमारे इटियोपैथोजेनेसिस में आ गए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इम्यून डिसरेगुलेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर और ये डिरेंज माइक्रोबियल फ्लोरा। अब हम जनरल उनके बारे में देख लेते हैं, कॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो हमने क्या देखा, कॉन्स डिसीज जो होती है वो ओवरऑल कहीं भी जीआईटी में इन्वॉल्व कर सकती है, पर मोस्ट कॉमनली वो टर्मिनल एलियम और कोलोन को इन्वॉल्व करती है। और ये किस तरह का ग्रेन्युलोमा बनेगा, नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा बनता है। तो ये फोकस कर सकते हो, नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन है इसमें। और ट्रांसम्यूरल मतलब आल लेयर को इन्वॉल्व करती है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा चारों को इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये इन्फ्लामेटरी सेल जो होंगी उनका अपने को पूरा ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन हमें मिल रहा है। अब जैसे ये क्रोनिक कंडीशन होती है, पहला ये भी है, इडियोपैथिक है। अब यदि अपन ग्रोस की देखें तो ग्रोस में इसमें ये मल्टीपल जो होते हैं बेल डिमार्केटेड सेगमेंट बॉबल इन्वॉल्व होगा। मतलब इसमें क्या क्रिप्स जो मिलते हैं, ये जैसे ये इन्वॉल्व है एरिया, दूसरा ये इन्वॉल्व है, तो बीच बीच में स्किप एरिया मिलते हैं जहां इन्वॉल्व नहीं करती है। तो जो इन्वॉल्व करती है तो मल्टीपल मिलते हैं, बेल डिमार्केटेड सेगमेंट बोवेल मिलती है अपने को, अल्सर मिलते हैं, और कुछ स्किप एरिया मिलते हैं, ये बीच बीच में स्किप एरिया होंगे। और जो अफेक्टेड सेगमेंट है, जैसे ये अफेक्टेड सेगमेंट जो होगा वो थिक हो जाता है, थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो हमें होस पाइप लाइक अपीयरेंस देता है, होस पाइप की तरह अपीयरेंस होगा, थिक होने की वजह से और हार्ड होने की वजह से होस पाइप अपीयरेंस। और जो ये अल्सर बनते हैं इसमें उसे बोलते हैं सर्पिंजियस अल्सर बोलते हैं उनको। अब जो यहाँ पर क्या होगा, इंटरवेनिंग जो सोलन होने की वजह से, जैसे ये बीच में अपनी गट जो वॉल होगी वो जैसे बीच की जगह जो होगी उसमें सोलन होने की वजह से बीच अल्सर के बीच में जो एरिया है वो सोलन हो जाएंगे और कोवेल स्टोन अपीयरेंस प्रेजेंट होगा, कोवेल स्टोन जैसा अपीयरेंस हमको प्रेजेंट होगा स्किप एरिया जो थे उनमें। और यहाँ पर हमें डीप फिशर मिलते हैं, गट की बोल में हमें डीप फिशर मिलते हैं। तो अब ये हमारा मल्टीपल हो गया, ये अल्सर मिलते हैं और इसके इंटरवेनिंग स्किप एरिया मिलता है, और जो सेगमेंट होते हैं थिक और हार्ड हो जाते हैं, होस पाइप अपीयरेंस होगा और सर्पेंजियस अल्सर मिलते हैं। और कोवल स्टोन अपीयरेंस जो बीच बीच में स्किप एरिया होता है, इसमें डीप फिशर मिलता है। हम इसमें माइक्रोस्कोपी में भी दिख रहे हैं, डीप फिशर बनने हुए मिल रहे हैं। अब जैसे हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में ये ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेटरी सेल है इन्फिल्ट्रेशन ट्रांसम्यूरल होता है, सभी लेयर में मिलेगा। दूसरी अगर बात करें नॉन केजिएटिंग है, ये नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन है, सार्कोइड लाइक ग्रेन्युलोमास। और पेची अल्सरेशन हमें मिलता है, पेची अल्सरेशन मिलेगा पेच के रूप में। अब सबम्यूकोसा जो होगी यहाँ बाइडन हो गई ड्यू टू एडिमा और लिम्फोइड एग्रीगेशन। तो लिम्फोइड एग्रीगेशन जो होता है, लिम्फोइड एग्रीगेशन की वजह से बाइडन मिलती है और एडिमा हमको मिलता है। तो ये हमारा हिस्टोलॉजी हो गई। और लास्ट है ये क्रोनिक केस यदि होंगे तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा जो इसमें है ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा से पेची अल्सरेशन बनेगा, बाइडन हो गई हमारी सबम्यूकोसा, एडिमा मिलेगा और लिम्फोइड एग्रीगेशन मिलेगा, और लास्ट है हमारा क्रोनिक केसेस में फाइब्रोसिस बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्रोन्स डिसीज। अब हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये भी इडियोपैथिक कंडीशन है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकती है। चीफली ये मेनली म्यूकोसा सबम्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है, मतलब जो होता है म्यूकोसा और सबम्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ये लार्ज कोलॉन में सभी को इन्वॉल्व कर सकती है, बट ये मोस्ट कॉमनली रेक्टम से शुरू होगी फिर डिसेंडिंग होगी, डिसेंडिंग कोलॉन को इन्वॉल्व करती है।
अब अगर अपन बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जबकि उसमें क्या था, स्किप इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा जैसे कॉन्स डिसीज में था, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट। अब बात है कि जो म्यूकोसा सो लीनियर और सुपरफिशियल अल्सर इसमें मिलेंगे, तो अपने को दिख ही रहा है सुपरफिशियल अल्सर इसमें मिलते हैं, ये सुपरफिशियल अल्सर अपने को मिलते हैं। और किसको इन्वॉल्व करती है, पेनिट्रेट नहीं करती है मस्कुलर लेयर को, केवल म्यूकोसा सब म्यूकोसा में अल्सर मिलते हैं, पेनिट्रेट नहीं करेगी मस्कुलर लेयर को। और उसके बाद इसमें क्या मिलेगी, इंटेक्ट म्यूकोसा जो होगी, जहां इंटेक्ट म्यूकोसा है, जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमें मोर स्यूडोपोलिप्स मिलते हैं, स्यूडोपोलिप्स मिलते हैं जहां उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। अब आ जाएगा मस्कुलर लेयर जो होगी इसमें थिकन हो जाएगी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यहां थिक हुई है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मस्कुलर लेयर थिक हो जाती है, और वो प्रोड्यूस करती है शॉर्टनिंग और नैरोइंग ऑफ कोलोन। उसी के वजह से हमें उसके जो होस्ट्रेशन होते थे, इसमें जो होस्ट्रेशन होता है वो लॉस होता है, तो वो गार्डन पाइप होस अपीयरेंस मिलता है हमको, गार्डन पाइप होस अपीयरेंस मिलता है। मस्कुलर लेयर जो होती है वो थिकन हो जाती है और नैरोइंग हो जाती है। यदि हम तो देख लिया अपने, अब हम हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यदि ये जो डिसीज होती है ये एक्टिव डिसीज भी हो सकती है, रिजोल्विंग कोलाइटिस भी हो सकती है। अब अगर अपन बात करें तो जो क्रिप्स हैं, क्रिप्स जो होते हैं वो डिसऑर्डेड और क्रिपिटाइटिस मिल सकता है, जो क्रिप्स है उसमें इन्फ्लामेशन अपने को मिल सकता है। फोकस करना है यहाँ की जगह क्रिप्स अब्सेस प्रेजेंट होता है, जबकि वहाँ क्या था, वहाँ पर हमें जो होता था वहाँ नॉन फेजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिलता था। अब जैसे अगर अपन बात करें तो ये सुपरफिशियल म्यूकोसा जो होती है, सुपरफिशियल म्यूकोसा में तुम्हें अपने को अल्सर दिख रहे हैं, वो पेनिट्रेट कभी नहीं करेंगे, अपनी मस्कुलर कोट को पेनिट्रेट नहीं करेंगे। हाँ सीवियर केसेस हो सकते हैं बट पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो और जब आगे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो गोबलेट सेल थी मार्क डिमिनिश हो जाएंगी, गोबलेट सेल का मार्क डिमिनिश हो जाएगी, और एरिया ऑफ म्यूकोसल रीगर्जिटेशन और म्यूकोडिप्लीशन रीजनरेशन और जो म्यूकोडिप्लीशन एरिया मिल सकता है। तो फोकस करना ग्रोथ में एक बार और कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होता है, लीनियर और सुपरफिशियल अल्सर मिलते हैं, मस्कुलरी को क्रॉस नहीं करेंगे, और स्यूडोपोलिप्स मिलेंगे जहां उसने इंटेक्ट नहीं किया है, हमारी मस्कुलर लेयर थिक हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, उसी चक्कर में होस्ट्रेशन जो होते हैं वो लॉस हो जाएगा, इसलिए हमें गार्डन होस्ट पाइप अपीयरेंस मिलेगा। हिस्टोलॉजी में क्या देखा, सुपर एक्टिव डिसीज अगर अपन बात करें या फिर रिजोल्विंग कोलाइटिस दोनों हो सकते हैं। अब जो क्रिप्स हैंगे या क्रिपिटाइटिस मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है, यहाँ क्रिप्स अब्सेस मिल सकता है, मस्कुलर को वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, और जो गोबलेट सेल हो जाएंगी वो मार्क डिमिनिश हो जाएंगी, और एरिया ऑफ म्यूकोसल रीजनरेशन और डिप्लीशन मिलेगा। तो ये हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस देखा, और इसकी अपन पैथोजेनेसिस देख चुके हैं, क्या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, इम्यून डिसरेगुलेशन और ड्रेन माइक्रोबायोटा और एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जो बात करते हैं हम कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज, ना केवल इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज जो होती है वो मोर कॉमन जो होता है सेकंड और थर्ड डिकेड में प्रीडिस्पोज होती है, सेकंड और थर्ड इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज सेकंड और थर्ड डिकेड में पाई जाती है, और मोर जो होती है फीमेल में पाई जाती है। ये जो होती है मेन इन्वॉल्व बॉवल को करती है, वो सही है, लेकिन वो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी करती है, जैसे कि पोली आर्थराइटिस, यूवीआइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्किन लेजन, हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट, ये सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है हमें बोवेल इन्वॉल्वमेंट के अलावा। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कॉन्स डिसीज की बात करें और अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशन जैसे इसमें माल एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, इन्फ्लामेशन की वजह से माल एब्जॉर्प्शन होगा तो हमें फैट का, विटामिन B12, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन होता है, फिस्टुला फॉर्मेशन होता है, और स्टिंक्चर फॉर्मेशन, चूँकि क्या वहाँ फाइब्रोसिस था तो स्टिंक्चर फॉर्मेशन किस में मिलेगा, कॉन्स डिसीज में मिलेगा। उसके बाद उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। स्टिंक्चर फॉर्मेशन क्या होता है, फाइब्रोसिस होने की वजह से स्टिंक्चर बनेंगे और जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी, बता देते हैं जो कॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोर मेलिग्नेंसी अल्सरेटिव कोलाइटिस में ही पाई जाती है, बट इसमें अगर अपन बात करें इसमें कम है, लेकिन जो मेलिग्नेंसी मोर कॉमन है वो लिम्फोमा है, जबकि इसमें मेलिग्नेंसी जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, और कौन सी कार्सिनोमा टाइप की मेलिग्नेंसी ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, टॉक्सिक मेगाकोलोन जिसे हम फल्मिनेंट कोलाइटिस बोलते हैं, पेरिएनल फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है और कार्सिनोमा होगा, और अपना स्टिंक्चर फॉर्मेशन ऑलवेज नेवर, मतलब फॉर्मेशन नहीं होता स्टिंक्चर। तो ये हमने कॉम्प्लिकेशन देख ली, माल एब्जॉर्प्शन, फिस्टुला फॉर्मेशन, स्टिंक्चर फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी, मोर लिम्फोमा, जबकि इसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन,
पेरिएनल फिस्टुला कार्सिनोमा होता है और स्टिंक्चर तो नहीं होता। अब अपन ने ये जो देखा है कॉम्प्लिकेशन देख लिए, अब हम इनके जनरल कैरेक्टर में डिफरेंस देख लेते हैं कि कौन सी डिसीज़ के फीचर और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या डिफरेंस है। तो हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, मैक्रोस्कोपिक अगर अपन ग्रोथ में देखें तो इसमें सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट थे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका, स्किप एरिया मिल रहे थे बीच बीच में और सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट था, जबकि इसमें कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट था विदाउट एनी स्किप एरिया, कोई स्किप एरिया नहीं होता। लोकेशन की बात करी थी अपन ने, ये एंटायरली जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकता है, पर कॉमनली ये टर्मिनल इलियम और असेंडिंग कोलॉन को इन्वॉल्व करता है, टर्मिनल इलियम और असेंडिंग कोलॉन। और जबकि ये कॉमनली ये लार्ज वोवेल को कहीं भी इन्वॉल्व कर सकता है, कॉमनली ये रेक्टम से शुरू होगा, सिग्मोइड कोलॉन, और इस तरह से अपवर्ड अपना मूवमेंट होगा इसका। अब एक्सटेंट की बात करें तो यूजुअली ये एंटायर थिकनेस, बोला था ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट करता है, तो एंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व करता है। और जबकि इसकी बात करें तो ये सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल अपनी केवल कन्फाइंड होता है टू मस्कुलर लेयर, मतलब कि वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को इन्वॉल्व कर रहा है। अल्सर की बात करें, इसमें बोला था अपन सर्पिंजियस अल्सर मिलते हैं और इसमें डीप फिशर डेवलप होते हैं। अल्सर रहते हैं ना, वो बाद में डीप फिशर में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने। उसके बाद अपना आ जाएगा सुपरफिशियल म्यूकोसा अल्सर विदाउट फिशर, तो इसमें केवल ऊपर का इन्वॉल्वमेंट होता है मस्कुलर लेयर का, और इसमें फिशर का फॉर्मेशन नहीं होगा। सुपरफिशियल अल्सर रहते हैं अपने। सूडोपोलिप्स किस में मिलते हैं, मेनली हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इसकी जो बचा हुआ एरिया था जहाँ इन्फ्लामेशन नहीं था वहाँ सूडोपोलिप्स का फॉर्मेशन कॉमन है, जबकि यहाँ रेयर है। फाइब्रोसिस की बात करें तो फाइब्रोसिस स्ट्रिंक्चर फॉर्मेशन किस में मिलता है, इसमें, और फाइब्रोसिस ज़्यादा जो मिलती है वो कौन सी डिसीज में मिलती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयर है। शॉर्टनिंग की बात करें तो इसमें शॉर्टनिंग फाइब्रोसिस की वजह से होती है शॉर्टनिंग, जबकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस की वजह से शॉर्टनिंग हुई थी। तो हमारा क्या था, जो होगी इसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शॉर्टनिंग मिलेगी, तभी तो वो गोल्डन पाइप होस्ट मिल रहा था, होस्टेशन नहीं रहेंगे। उसके बाद आ जाएगा अपना माइक्रोस्कोपिक फीचर की यदि अपन बात करें तो डेप्थ ऑफ इन्फ्लामेशन, अगर माइक्रोस्कोपिक में देखें, हिस्टोलॉजी अपनी है तो डेप्थ टिपिकली ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट, जबकि ये केवल म्यूकोसल और सब म्यूकोसल को इन्वॉल्व करता है। अब जैसे टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल, इसमें ये नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनता है और उसके पास मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है तो मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन होगा, जैसे मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट। जबकि जो इसमें क्या हमें मिलता है, इसमें था नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा, यहाँ में क्रिप्स सबसेल्स मिलते हैं। नॉन, यहाँ पर याद रखना कि अगर एक्टिव डिसीज है तो न्यूट्रोफिल ही मिलेगी, एक्टिव डिसीज है तो हमें न्यूट्रोफिल ही मिलेगी, जबकि उसमें क्या एक्टिव डिसीज है तो अपने को स्पेसिफिक सेल मिलेगी न्यूट्रोफिल। नॉन स्पेसिफिक सेल भी मिल सकती हैं अगर अपनी क्रोनिक कंडीशन है, तो जैसे उसमें एक्यूट और इन्फ्लामेटरी सेल जैसे लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मास्ट सेल नॉन स्पेसिफिक मिल सकती, बट अगर अपना एक्टिव केस है तो वो ही सेल मिलेगी अपने को न्यूट्रोफिल। ये हमारे माइक्रोस्कोपिक फीचर हो गए। अब और भी है, जैसे अगर अपन म्यूकोसा की बात करें, म्यूकोसा कैसी मिलेंगी, इसमें पेची अल्सर थे, उसके बाद इसमें क्या हीमोरेजिक म्यूकोसा और अल्सरेशन इसमें मिलेंगे, हीमोरेजिक म्यूकोसा और अल्सरेशन। अब जैसे सब म्यूकोसा, इसमें बाइड हुई थी ड्यू टू एडिमा और लिम्फोइड टिश्यू एग्रीगेशन, जबकि इसमें जो होता हैगा इसमें नॉर्मल रह सकती है या फिर इसमें रिड्यूस टू ब्रेथ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मसल लेयर का अपना वो इसमें अपना, तो इसमें नॉर्मल और रिड्यूस इन ब्रेथ मिलेगी। अब मस्कुलर लेयर की बात करें तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन होता है इन्फ्लेमेटरी सेल का, जबकि इसमें क्या होता है यूजुअली, चूंकि अपने को पता है इन्फिल्ट्रेशन सभी में मिलेगा सब लेयर में, तो यूजुअली स्प्रेड एक्सेप्ट इन टॉक्सिक केसेस में मैंने बोला था मेनली जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में ही होगा, वो मस्कुलरिस में टॉक्सिक मेगाकोलोन के कंडीशन में ही आएगी। अब फाइब्रोसिस इसमें प्रेजेंट था, यूजुअली फाइब्रोसिस अब्सेंट होती है। अब अपनी बात करते हैं इम्यूनोलॉजिक फीचर में, हमने क्या पढ़ा था, लिम्फोसाइट कौन सी डिसीज है तो हेल्पर सेल 1, यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हेल्पर सेल 2, और वो कौन से साइटोकाइन निकालती थी, इसमें इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 12 निकालती थी, जबकि ये 2 क्या करती थी, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। इसमें एन का जो पी एंटीबॉडी होती है, एंट्री न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी जो होती है, इसमें पॉजिटिव है फ्यू केसेस में, और जबकि इसमें मोस्ट केसेस में पॉजिटिव होती है। अब कॉम्प्लिकेशन की बात अपन ने कर ली थी, जैसे कि फिस्टुला फॉर्मेशन जो इसमें मिलेगा, इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन एक्सट्रीमली रेयर है, होते तो पर रेयर, तो पेरिएनल फिस्टुला अपन ने पढ़ा था, जबकि इसमें इंटरनल
और एक्सटर्नल फिस्टुला मिलेंगे इसमें इन 10% केसेस। मेलिग्नेंसी बोला था, मेन मेलिग्नेंसी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, यहाँ रेयर होती है। बट अगर अपन बात करें मेलिग्नेंसी की तो यहाँ लिम्फोमा जो होता है मोर कॉमन होता है, जबकि इसमें कार्सिनोमा मोर ओफन होता है, कार्सिनोमा मोर ओफन होता है। अब जैसे फाइब्रोसिस स्ट्रिक्चर की बात करें तो स्ट्रिक्चर नेवर अकर, और इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है तो वो अपने क्रोन्स डिसीज़ में होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने दोनों का डिफरेंस भी हो गया अपना क्रोन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस का, हमने उसका कॉम्प्लिकेशन देख ली कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगी और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद अपनी पैथोजेनेसिस हो गई कि क्या एटियोपैथोजेनेसिस है अल्सरेटिव कोलाइटिस की और क्रोन्स डिसीज़ की। हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस का हिस्टोलॉजी, ग्रॉस और जनरल फीचर देखे, और क्रोन्स डिसीज़ में हिस्टोलॉजी, ग्रॉस और अपने जनरल फीचर आ जाएंगे। थैंक यू।